सभी को राधे का नमस्कार। राधे राधे। उम्मीद है सारे बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे। दोस्तों, रेलवे की परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस में आप बस इतना जान लीजिए, हर सब्जेक्ट की 10 क्लासें लेने वाला हूं। इकोनॉमिक्स में तो 5 ही क्लास में खत्म करूंगा। रेलवे 2024 के लिए डेडिकेटेड ये पूरा लेक्चर है। आप अगर इसमें पढ़ लेते हैं तो एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। ये बात की तहकीकात आप जब सवाल लगाओगे, मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। ये टॉपिक बड़ा है तो इसमें एक क्लास में थ्योरी और एक क्लास में पीवाईक्यू कराने वाला हूं। अधिकतर टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें थ्योरी और पीवाईक्यू एक ही क्लास में हो जाएंगे, 1 घंटे के भीतर भीतर। ठीक, आओ जरा मिलकर देखते हैं संविधान सभा के उन पहलुओं को, उन प्रावधानों को जो पूरे के पूरे पेपर में सवाल बनाने का काम करते हैं। आओ दोस्त, मिलकर के देखेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि संविधान की मांग सबसे पहले किसने की? पहला सवाल। दूसरा सवाल, संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? आप कहेंगे ये दोनों एक जैसे सवाल हैं क्या? नहीं। आप देख रहे हैं कि ये क्या है? आपका संविधान की मांग। ये संविधान है और ये क्या है दोस्त? संविधान सभा। आप दो अलग अलग बातें हैं, ये संविधान है, ये संविधान सभा है। ये दो सवाल आपके हो गए। तीसरा सवाल है, हम तो मांग करते रहे क्योंकि भारत उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो आखिरकार उन्होंने कब माना कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए? तो ये बात भी है कि अंग्रेजों ने इस बात को कब माना। तो सबसे पहले ये 2 से 3 सवालों को जानेंगे, फिर ये जर्नी जानेंगे कि संविधान सभा बनना कब से प्रारंभ हुई और कब तक चली और कितना समय इसमें लगा है। तो मोटा मोटा आपको मैं पहले कुछ जानकारियां देता हूं। तो इस पहले सवाल का जवाब है, संविधान की मांग किसने की? तो आपके तिलक साहब, नाम है उनका बाल गंगाधर तिलक। ठीक मेरे भाई, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने सबसे पहले मांग करी किसकी दोस्त? संविधान की मांग करी। बात है 1895 की। कब की है मेरे दोस्त? 1895 में इन्होंने संविधान की मांग करी। पहले सवाल का आंसर आपका ये रहा। रही बात दूसरी, संविधान सभा की मांग किसने करी? तो एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र मानवेंद्र नाथ मानवेंद्र नाथ रॉय। ये बी एन राव नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये तारीख है 1934। थे किसमें ये? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी ये पार्टी। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे वो। स्वराज पार्टी। और भी काफी सारे लोग थे इसमें, खैर वो हिस्ट्री की बातें, फिलहाल इतना जानिए। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्हें एम एन रॉय भी कहते हैं, एम एन रॉय शॉर्ट में कहते हैं। बात यहां तक की क्लियर है। अब ये तो हम मांग करते रहे, अंग्रेजों ने कब माना? 1940 के अगस्त प्रस्ताव। 1940 के अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने माना कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो जी, ये तो बात हो गई यहां तक की। चलो भाई, अब शुरू करते हैं इस संविधान सभा की इस अवधारणा और इस प्रारूप को। तो सबसे पहले अब संविधान सभा बनना कैसे है, इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, उसको जानना शुरू करेंगे। ये कुछ मांगे रही हैं, सवाल पेपर ने तीनों के तीनों पूछे हुए बढ़िया स्तर से। आओ दोस्त, अब पहला पॉइंट है आपका 1940 के अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने माना कि भारतीयों के लिए कि भारतीयों के लिए एक
एक संविधान सभा, एक संविधान सभा होगी। ठीक है मेरे भाई, होगी, जिसमें मुख्यतः, ये शब्द पे गौर करना, इसी की वजह से ये कैंसिल हुआ था, जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। ठीक, भारतीय होंगे। चलो जी, एक तो बात ये हो गई। इसी वजह से इसमें मुख्यतः भारतीय इन्होंने बोला था, इस वजह से ही इसको क्या किया गया था, कैंसिल। कौन सी बात, ये है आपके मुख्यतः भारतीय, इसी वजह से इसको हम लोगों ने मना कर दिया कि मुख्यतः नहीं, पूरे पूरे भारतीय होने चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव कैंसिल हो गया। ठीक, अब थोड़ा और आगे चले, आगे क्या हुआ डेवलपमेंट वो समझते हैं जरा। दूसरी बात को देखो भाई, आगे दूसरा क्या हुआ, 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध के पश्चात भारतीयों के लिए युद्ध के पश्चात भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, एक संविधान सभा होगी। ठीक है मेरे भाई, सभा होगी। अब तक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट अब हो रही है। संविधान सभा होगी जिसमें सभी भारतीय होंगे, सभी भारतीय होंगे। ठीक दोस्त, होंगे। अब इसमें दिक्कत क्या रही, इन्होंने कहा कि युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा होगी और वो संविधान सभा में सभी के सभी भारतीय होंगे, तो इस बात में तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी परेशानी हो गई। वो परेशानी क्या हुई है उस बात को समझते हैं। देखो, अब ये परेशानी का कारण क्या है, इसमें वो कारण मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कहा युद्ध, पहले तो ये बात आ रही है कि सबसे बड़ा सवाल है गुरुजी, ये युद्ध की बात कर रहे हैं, युद्ध कौन सा है? तो पहले उस युद्ध को समझ लेते हैं, क्योंकि युद्ध से ही बहुत कहानियां जुड़ी हुई हैं और गांधी जी इसको लेकर के एक स्टेटमेंट भी देने वाले हैं। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो दोस्त, 1939 में हमारी चौकट पर एक दूसरा विश्व युद्ध आ खड़ा हुआ और वो चला 1945 तक। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? इसे कह रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है मेरे भाई, इस समय तारीख आप देख रहे हैं 1942, यानी कि वर्ल्ड वॉर चल रही है, 3 साल हो चुके हैं चलते चलते। अब इसको अस्वीकार किया गया, युद्ध के पश्चात नहीं, अभी चाहिए हम लोगों को। आप कहेंगे भारतीय इतने आतुर कैसे हो गए, युद्ध चल रहा है, आप कह रहे हैं कि अभी का अभी चाहिए, वो लोग मान तो गए थे। असल में दिक्कत ये थी 1915 में गांधी जी को, जब गांधी जी बैरिस्टर बन के लौटे हैं अफ्रीका से, तो गांधी जी को यह कहा गया था, गांधी जी आप अपने युवाओं को, भारतीयों को बोलिएगा, एक चिरपरिचित चेहरा है आप, कि हमारे युद्ध में शामिल हो जाएं। आप कहेंगे 1915 में क्या चल रहा है, तो पुनः इस बात को समझिए, ये फेलियर का कारण इसका पुरानी जड़ें हैं। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई और 1919 तक ये इसने तबाही मचाई। इसी 1915 में, जो बीच में डेट आपको नजर आ रही है, गांधी जी को बोला गया था ब्रिटेन की तरफ से भारतीयों को युद्ध में लड़ने के लिए बोलिएगा। गांधी जी ने बोला और वो भारत के जो युवा हैं, जो भाई बहन अपने, वो लड़े, उसमें खूब सारी कैजुअलिटीज हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको दे देंगे आजादी, लेकिन बाद में जाकर के सब झूठा साबित हुआ और वो धोखा हो गया हमारे साथ। तो गांधी जी ने कहा था, देखो एक बार धोखा खा चुका हूं मैं, अगली बार धोखा नहीं खाऊंगा, इसीलिए युद्ध के पश्चात नहीं, हमको अभी चाहिए। मुझे लगता है इस बात को आप पकड़ गए। उस समय गांधी जी को एक उपाधि से भी नवाजा गया था अंग्रेजों के द्वारा, कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। वो खैर अलग बातें होंगी सारी की सारी। अब यहां पुनः लौटते हैं।
अब इसमें युद्ध के पश्चात बोला गया, जो कि मना कर दिया गया, बोला कि हम 2 का एक बार खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे, अब हमें संविधान सभा अभी के अभी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं जरा एक बार। अब हुआ क्या, इसको लेकर के कुछ लोगों ने और अपनी स्टेटमेंट बोली है। उस स्टेटमेंट को समझते हैं दोस्तों, वो स्टेटमेंट क्या है। देखो देखो भाई, स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, स्टेटमेंट को देखो जरा, नोट करके लिखता हूं मैं। क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन को एक बार पुनः देखेंगे इसको दोस्त। क्रिप्स मिशन को क्रिप्स मिशन को क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने अस्वीकार करते हुए इसे पोस्ट डेटेड चेक का दर्जा दिया। ठीक है मेरे भाई, यानी कि पूर्व तिथि का दिवालिया बैंक का चेक। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको कुछ बोला है और वो खूब सारी बातें, लेकिन ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि गांधी जी ने इसको क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक कहा है, और एकदम सड़ा गला पूरा मोहम्मद अली जिन्ना इसको कह रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक, तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। बात है 1942 की। अब इसके आगे एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई। वो डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, वो डेवलपमेंट आपको मैं समझाता हूं। इंग्लैंड में हुए चुनाव। क्या हुआ दोस्तों, इंग्लैंड में चुनाव, क्योंकि अब इंग्लैंड में चुनाव होना, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। इंग्लैंड में चुनाव कब कब कैसे कैसे हुए। एक तरफ थे क्लीमेंट एटली, एक तरफ है दोस्तों क्लीमेंट एटली। ठीक है मेरे भाई, क्लीमेंट एटली, और एक तरफ है विंसेंट चर्चिल। इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। रेलवे आपका मेरे भाई एनसीईआरटी का बेस पूछता है, और इतना तो पढ़ना पड़ेगा। एक तरफ है विंसेंट चर्चिल, चुनाव हो रहे हैं, और ये तारीख क्या है, एक बार तारीख गवाह होगी यहां की। वो तारीख है 1945 दोस्तों, 1945 ये तारीख आपको याद रखनी है। एक तो ये हुआ, और एक यहां क्या हुआ, यूएन का गठन इसी 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, क्योंकि देश तबाह हो चुके थे और ऐसी वर्ल्ड वॉर फिर हमारी चौकट पर आखड़ी ना हो, इसको रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए इसी यूएन में। यूएन को एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लीमेंट एटली की सरकार की जीत हुई, और यहां पर विंसेंट चर्चिल, जो कि भारत से नफरत करने वाला व्यक्ति था, और ये हार गया। पीएम कौन बना दोस्तों, पीएम बन गए आपके क्लीमेंट एटली साहब। बात मुझे लगता है यहां तक आप कवर कर गए। इंग्लैंड में चुनाव हुए। अच्छा, क्लीमेंट एटली भारत से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने कहा भारतीय लोग किस बात को लेकर के परेशान है, आप क्या करिएगा, उसको पूरा करिए। इन्होंने तुरंत उनको बोला, इसीलिए ये बात 1945 में चुनाव हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन, अब उसको मैं आगे लिखता हूं। देखो दोस्तों, इन्होंने तुरंत कहा कि भारतीयों के लिए जो मांग कर रहे हैं वो पूरी करिएगा। अब लिखता हूं मैं इसको, कैबिनेट मिशन। ठीक मेरे भाई, कैबिनेट मिशन कौन था, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। चलो, और बात कब की है ये, क्लीमेंट एटली 1946, 1946। कौन है ये क्लीमेंट एटली, तो ये है आपके पीएम। ये कौन है, पीएम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो रही बात कैबिनेट मिशन में, क्लीमेंट एटली 1946 इन्होंने इसका गठन किया है। और अब इसमें लोग कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में, वो समझते हैं एक बार जरा, आओ। ये इससे पहले एक दो बातें और जानते हैं इसमें, वो जरूरी है जानना, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, जिससे कि टॉपिक की एक समझ गहरी आपको होगी। इसको करते हैं चल पहले भाई मेरे,
इसमें 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे। अब वो 3 कौन कौन से थे उनको समझते हैं जरा एक बार, आओ देखो। पहले सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन है? स्टेफर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक मेरे भाई, स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर, ए वी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 इसमें सदस्य हैं। अच्छा, ये एक इसमें और बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी समझनी होगी आप लोग को। ये इसके कौन है? ये है मेरे दोस्त अध्यक्ष। ये इसमें क्या है? अध्यक्ष। चल ठीक है मेरे भाई, आजा। अच्छा, ये 3 लोग हैं। अब इन्होंने ही क्या किया है? संविधान सभा का निर्माण किया। इसी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण किया। उस बात को भी मैं लिखता हूं, उसके बाद फिर इस सफर, इस कहानी में आगे लेकर चलूंगा। इसी ने संविधान सभा का निर्माण, इसी ने संविधान सभा का निर्माण मार्च, ये मार्च पूछता बच्चा, मार्च 1946, मार्च 1946 में किया। ठीक, चलो जी, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई, निर्माण किया, चलो जी। अब संविधान सभा का निर्माण तो शुरू हो गया। अब इसमें कैसे कैसे क्या रहेगा, एक बार आपको मैं वो समझाकर चलता हूं। अब इन्होंने जब बनाना इसको शुरू किया तो उस समय एक बात तय की गई थी कि 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य आएगा, संविधान सभा का सदस्य बन करके, यानी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। एमपी एमएलए जैसे करते ना, एक जगह से इतने सारे लोगों पे एक एमपी एक एमएलए है जहां की जनसंख्या जैसी है उस क्षेत्र में। ठीक उसी हिसाब से उस समय 10 लाख की आबादी, एक मोटा मोटा आंकड़ा लिया गया था। उस समय हमारे पास मैकेनिज्म इतना था नहीं कि हम प्रॉपर तरीके से उसको फिल्टर कर पाए। तो मोटा मोटा 10 लाख की आबादी पर एक हमारा संविधान सभा का सदस्य निकल करके आना था। उस हिसाब से जो मेंबर निकले, उस समय की जनसंख्या जो थी वो 389 मेंबर निकल के आए। तो पहला आंकड़ा ये रहा कि 389 मेंबर कहां से आए। उससे भी पहले एक सवाल आपको और देखना होगा, वो सवाल क्या, वो समझो, नोट करके ये बात लिखनी है, क्योंकि कांग्रेस ने ये बात बोली थी उस समय पर, और कांग्रेस एक मेन पार्टी थी उस समय पर। ठीक, इन्होंने मांग की थी संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण वयस्क, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेलवे ने कई बार पेपर पूछा हुआ है। वयस्क मताधिकार, यानी कि वयस्क मतों के अधिकार पर क्या होना चाहिए दोस्त? वयस्क मतों के अधिकार पर वोटिंग होना चाहिए। संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ऐसा हो ना सका। चलो जी, दूसरा नोट आपको लिखना है, संविधान संविधान सभा में, संविधान सभा में 10 लाख 10 लाख की आबादी, संविधान सभा में 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य लिया जाना था, लिया जाना था। इस हिसाब से इस हिसाब से 389 सदस्य हुए।
ठीक, यानी कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो 389 है, वो कहां से आई है, ये सवाल आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर रूप में आ गया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये जो 389 मेंबर हैं, आप कहेंगे गुरुजी ये मेंबर कहां कहां से कितने कितने, वो तो आपने बता दिया, लेकिन कौन जीत कर आया इन सीटों को वो तो बताओ एक बार। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, अंग्रेज, देसी रियासतें। तो आओ जरा उसी बात को फिल्टर करते हैं। 292 प्लस में 4, ये सदस्य कहां से थे दोस्तों, ये थे आपके अंग्रेजी भारत, यानी कि ऐसा हिस्सा जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है, उस हिस्से पर से ये सीट निकल करके आई। ठीक मेरे भाई, अंग्रेजी भारत। 292 प्लस 4 अलग लिख रहा हूं, उसको मैं बताऊंगा क्या है ये। 93 कौन थे दोस्त, 93 ये है आपका देसी भारत। भारत के दो ही हिस्से हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम आप जानते हैं कि उस समय दो वायसराय और गवर्नर जनरल दो लोग हुआ करते थे, और जिम्मेदार कौन किसके प्रति है वो भी आप जानते हैं। एक बार इसको मैं समझाता हूं, फिर मैं उस बात को भी बताता हूं। ये क्या है आपका, ये है आपका देसी भारत। ठीक मेरे भाई, देसी भारत। चलो, अब यह 93 लोग देसी भारत से, क्योंकि भारत के दो ही हिस्से थे उस समय पे, या तो अंग्रेज काबिज थे उसमें, और या फिर आपका वो देसी भारत यानी रजवाड़े, राजे महाराजे। तो ये जो 4 सीटें आपको नजर आ रही हैं, ये चार सीटें क्या हैं, ये हैं चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। क्या मेरे दोस्त, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। आप कहेंगे ये हमारे समझ में नहीं आया गुरुजी, ये आपने क्या बोला है। आज के यूटी, ये जो 4 मैं आपको बोल रहा हूं, आज के यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इन्हें चीफ कमिश्नरी प्रांत उस समय कहा जाता था। आप कहेंगे इनका क्या काम है, एक बार वो समझाओ जरा। देखो, चारों के नाम आपको याद रखने, चारों के नाम पेपर आपसे पूछ लेता है। इन चारों के नाम क्या है, तो इनके ए फॉर अजमेर, क्या मेरे दोस्त, अजमेर, और बी फॉर बलूचिस्तान। आजकल बलूचिस्तान में खूब सारे मतलब डिस्प्यूट आ रहे हैं। और सी फॉर कुर्ग, एबीसीडी पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, इतना बड़ा होकर के देख ले। और डी फॉर दिल्ली। ठीक मेरे भाई, दिल्ली। एक बेसिक से बेसिक बच्चा भी अगर कर लेगा इनको, तो आपका सवाल नहीं छूटेगा रेलवे में भाई। ठीक है मेरे भाई, आपने देखा ये रहा एबीसीडी, ये तो टोटल 389 मेंबर ये हो गए। अब एक दो सवाल आपके जहन में और आएगा, गुरुजी मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, दो मेन पार्टियां हैं, क्योंकि देसी भारत में तो ये राजे महाराजे रजवाड़े तो ले ही गए। अब उन बातों को समझते हैं। देखो मेरे भाई, देखो, आओ जरा, मैं सीटें लिख रहा हूं कांग्रेस की। कांग्रेस, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली बेटा, 208। ठीक, और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली हैं, 200। मुस्लिम लीग को सीटें मिली है बेटा 73, ये मैंने आंकड़ा उसका लिख दिया 73। ठीक मेरे भाई, और ये 93 है, इनकी अलग है ये, लेकिन इसमें है, ये जो दोनों पार्टियां लड़ी हैं ये यहां से लड़ी हैं, देसी भारत राजे महाराजे अलग हैं, ये दोनों बातें अलग हैं। अब जरा, ये तो बातें हो गई, चुनाव हो गया, सब हो गया, संविधान सभा की पहली बैठक होगी, उसको करते हैं अब, क्योंकि लोग चुन करके आ गए, संसद बन गई है पूरी। आओ जरा उसमें बिठाते हैं। तो अब बिठाने से पहले उसका सत्र पहले लिखता हूं, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी का सार पूछता रेलवे में, इसका मतलब खतरनाक बात है भाई। संविधान सभा, पेपर ने पूछा हुआ सवाल है, संविधान सभा का प्रथम सत्र, खोपड़ी को सुन्न कर देगा ऐसा सवाल है भाई। प्रथम बैठक नहीं है ये, प्रथम सत्र लिख रहा हूं, प्रथम सत्र कब से कब तक रहा मेरे दोस्त, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। बात कब की है, 1946। ये क्या है बच्चा, ये है आपका 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला प्रथम सत्र। हुआ कब है, 1946 में ये हुआ है। ये प्रथम सत्र मैंने आपके समक्ष लिखा हुआ है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, ये तो प्रथम सत्र की बात होगी भाई। अब इसकी पहली बैठक वो लिखता हूं मैं, इसकी पहली बैठक,
संविधान सभा, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, अब इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है वो समझो जरा एक बार, क्योंकि ये डेवलपमेंट भी पेपर पूछता है आपसे। अब इस पहली बैठक में क्या हुआ वो समझो जरा। डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, अध्यक्ष बनाया गया। बनाया गया। आप आगे सुनेंगे, ये कुछ समय तक ही रहेंगे, उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा मतलब मैं उसका कारण बताऊंगा। अब आगे चलो। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, स्थायी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई इस बात में? यहां तक आप कहेंगे ये 2 दिन बाद ही इनको हटाना था तो फिर बनाया क्यों गया? ये सवाल पेपर ने पूछा, वो ताज्जुब की बात है। सवाल असल में क्या था कि इनको बनाया गया अस्थायी रूप से। पहले तो नाम ही अस्थायी, अस्थायी क्यों है? क्योंकि ये बुजुर्ग थे, उम्र में बहुत ज्यादा थे, और इनको हमारे यहाँ जानते कोई भी इनॉग्रेशन या कोई उद्घाटन कर रहे हैं अच्छी चीज का, बढ़िया चीज का, तो उसमें बुजुर्गों को सामने ला करके फीता कटवाना काइंड ऑफ, उसी तरीके से सम्मान देने के तौर से इनको अध्यक्ष बनाया गया था। फिर बोलो ठीक है आप अध्यक्ष बन गए 2 दिन के लिए, अब आप आराम करिएगा क्योंकि आपका शरीर इतना काम नहीं करता है, आप बुजुर्ग भी हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना लिया गया। ठीक है मेरे भाई, ये तो रही 11 दिसंबर की बात। अब डेवलपमेंट और हो रही है इसी में आगे। ये प्रथम सत्र लिखा रहा हूं बच्चा। 13 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ वो समझो जरा। इस दिन, इस दिन जवाहरलाल नेहरू, अब मोतीलाल नेहरू का दौर जा चुका है, यहां तक आते आते अब ये एक्टिवेट है इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब जाहिर सी बात है संविधान सभा में ही किया है, बैठक हो रही है तो वो अंडरस्टूड है। पेश किया, अब इसको पेश तो किया है उद्देश्य प्रस्ताव को, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया? संविधान सभा के द्वारा त्वरित रूप से उसको लागू करने के लिए मना किया गया था। उस समय के चिर परिचित महात्मा गांधी हो गए आपके, और जयप्रकाश नारायण ने मना किया था, तो उसको कुछ समय बाद उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो इस उद्देश्य की, इसे 22 जनवरी, इसे 22 जनवरी 1947, क्योंकि जनवरी आ चुकी है दोस्त, 1947, दिसंबर चल रहा है, अब ये जनवरी 1947 हो जाएगा 46 से, 47 को संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा
स्वीकार किया गया। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है। चलो, अब संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको समझते हैं क्या है कैसे इसकी बात पूरी। ठीक, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। अब एक व्यक्ति की एंट्री यहां पर होगी, उसका नाम है BN राव, बेनिगल नरसिंह राव। उस व्यक्ति ने क्या किया, यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल क्यों है दोस्त, उस बात को हमें समझना होगा। आओ जरा उसको भी समझते हैं। देखो, बेनिगल नरसिंह, बेनिगल नरसिंह राव, बेनिगल नरसिंह राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक, अब इसको आगे थोड़ा और समझते हैं इसी बात को। इस प्रारूप पर चर्चा करने हेतु एक प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है मेरे दोस्त, ध्यान देना, 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। कौन थे, 7 सदस्य थे मेरे भाई। ठीक है दोस्त, चलो इतनी बात आपको समझ में आती है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, इसमें 7 सदस्य वाली बात हमने कर ली है, अब थोड़ा और समझते हैं। देखो, अब ये 7 लोग कौन है, सातों को एक साथ मारूंगा कातिया, ये वो वाली बात नहीं मेरे दोस्त, ये अलग बात है। ये आपको मार डालेगा पेपर में अगर सवाल बन गया आपका तो। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, 7 सदस्य थे, ये 7 लोग कौन कौन थे उनको समझते हैं। ये पेपर ने पूछा होगा बकायदा। अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरा है गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी। आप ये बातें जो बोल रहा हूं इसको भी लिख लेंगे, पेपर ने पूछा हुआ है। KM मुंशी, TT कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी, माधव राव। और अंतिम रूप से आप देखेंगे नंबर 7 के, ये 7 नंबर के कौन है, एक और बच्चे आपके 7 नंबर के, उनको कहेंगे आपके डॉक्टर अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूं दोस्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, ये कौन थे इसके, यही इसके कौन है दोस्त,
यही इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, अध्यक्ष बने। कब बने ये डेट पूछी गई है, अध्यक्ष कब बने दोस्त? अध्यक्ष हैं 30 अगस्त 1947। ठीक है मेरे भाई, 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बने और उस प्रारूप समिति ने उस पर चर्चा करना शुरू किया और उसको मैनेज करने का काम किया। आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये जो आप बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जो व्यक्ति हैं, आप बीच में ने ले आए हैं कौन? एक बार इनके बारे में हमें जानकारी दीजिएगा गुरुजी, आप ऐसा पूछ सकते हैं मुझसे। देखो दोस्त, BN राव को समझते हैं। BN राव इन्हें शॉर्ट में कहते हैं। असल में इनके भाई थे शिबा राव। शिबा राव संविधान सभा के सदस्य थे। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सदस्य नहीं है। एक और बात है, इन्होंने बर्मा का संविधान बनाया था, संविधान के बड़े ज्ञाता हैं, और भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है। जिसने पूरा संविधान बना डाला वो व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य नहीं है। ये बात बड़ी सरप्राइजिंग है। लेकिन इनके भाई हैं शिबा राव। ये जानकारी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बड़े पेपर में काम आ जाएगी। रेलवे एक बड़ा पेपर होता है, NCERT का बेस पूछता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूं कहानी को दोस्त, और ये आधार है पॉलिटिकल साइंस का। इतनी बात मुझे लगता है आप पकड़ गए होंगे। BN राव, आप समझ गए, BN राव ने यह किया था। उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति बनी, और प्रारूप समिति, उससे पांडुलेखन समिति, खाका समिति, मसौदा समिति, रूपरेखा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इंग्लिश में एक बार इसका नाम जरूर से आपको लिखना होगा, क्योंकि पेपर पूछता है आपसे। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है मेरे भाई, चलो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, प्रारूप समिति बन गई, ये सब हो गया। चलो जी, अब संविधान तैयार होने लगा है, और संविधान इन्होंने बना करके तैयार भी किया है। अब संविधान कब से चला, कब तक चला, कैसे बना, उसको समझते हैं। जो लोग आने थे वो तो आ ही चुके हैं। संविधान पूर्ण हुआ, संविधान पूर्ण हुआ, तो कब कब कैसे कैसे पूर्ण हुआ है उसको हमें लिखना होगा। 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। इसको समझते हैं, आओ जरा इसको समझते हैं। अब एक बार देखो, बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूं। संविधान का निर्माण कार्य, संविधान का निर्माण कार्य शुरू, संविधान का निर्माण कार्य शुरू। ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? निर्माण कार्य शुरू। यहां पर संविधान का निर्माण कार्य, निर्माण कार्य पूर्ण, यानी कि संविधान हमारा बनकर के यहां हो गया था पूरी तरीके से। एक दो सवाल यहां से और बड़ी डेवलपमेंट होगी, उसको समझना होगा आप लोगों को। बड़ा बढ़िया सवाल बनता है, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं भाई इसको इसलिए, क्योंकि सवाल यहां से बढ़िया बढ़िया बनते हैं। देखो, इस दिन संविधान को, इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, लागू किया गया। ठीक है मेरे भाई, किया गया। चलो ये तो बात होगी, लागू किया गया। आप कहेंगे गुरुजी संविधान बनकर तैयार हो गया है और पूर्ण रूप से लागू आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसे, समस्या कहां आ रही है? असल में समस्या पीछे इसकी जड़ें हैं। अच्छे तरीके से जानते हैं, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की नजराना करने के लिए, देखने के लिए कि भारतीय शासन करने की कितनी हद तक स्थिति में सफल है।
और वो 2 साल पहले ही आ गया, 29 में आना था, 27 में आ गया साइमन कमीशन, जॉन साइमन की अध्यक्षता में। कहानी को सुनना ध्यान से भाई, सवाल बना हुआ बड़ा प्यारा सा रेलवे में। 1927 में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, और वहां पर एक व्यक्ति है हमारे बहुत चिर परिचित, तिलक, उनकी, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा हूं, लाठियां पड़ने से मृत्यु हो गई और वो असफल रहा। साइमन कमीशन लौट गया और वो फिर भारतीयों को पूछा गया, आप ही बता दो क्या चाहते हो हम लोगों से। तब उन्होंने कहा था कि हमको एक संविधान सभा चाहिए, काइंड ऑफ। तो वहां एक रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई नेहरू रिपोर्ट। बात यहां तक की आपको क्लियर है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना पीछे रहने वाले कहां थे, मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने अलग से एक पूरी मांग कर ली कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए व्यवस्थाएं, और इस तरीके से वहां पर बिखराव सा नजर आता है। मुस्लिम लीग ने बात करी अपनी और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में अपनी बात करी, ये डेवलपमेंट आगे हुई। और साथ ही साथ इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में लाहौर उस समय भारत का हिस्सा, क्योंकि आजाद हुए नहीं है, ये पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी भी याद रखनी है, लाहौर भी याद रखना है, 1930 भी याद रखनी है, तिरंगा झंडा भी याद रखना है, फहराते हुए नदी पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, क्योंकि उन्होंने डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य की मांग कर दी 1928 के उस नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू यानी नेहरू जी के पिताजी ने। अब क्या हुआ, ये दोनों डेवलपमेंट जब हो गई तो पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने वहां करी, और आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही यहां पर मेन व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा इतने समय से पूर्ण स्वराज मनाते चले आ रहे हैं 1930 से हम लोग, इसलिए उन्होंने यह भी कहा था उस समय जब नारा दिया था कि पूर्ण स्वराज मनाएंगे अगले महीने के अंतिम रविवार को, और वो अंतिम रविवार था अगले महीने का जनवरी 1930, 26 जनवरी थी उस दिन, अंतिम संडे जो पड़ रहा था 26 जनवरी का था, इसलिए 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। उसकी वजह थी आंशिक रूप से मनाते आ रहे थे, उस पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते आ रहे थे, इसीलिए संविधान पूर्ण रूप से उस दिन लागू किया गया। इस बात को मैं यहीं लिखता हूं, उसको मैं यहीं लिखता हूं। मुझे लगता है मेरी बात को पकड़ गए होगे आप लोग, नहीं पकड़े हो दोबारा क्लास को पुनः रिकॉल करेंगे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से, दोनों सवाल प्यारे हैं पूछे हुए हैं, पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब ये कहेंगे कि आंशिक रूप से जो लागू हुआ है उस दिन कितने आर्टिकल लागू किए गए थे जो जरूरी लगे। तो आंशिक रूप से ये जो बात आपको नजर आ रही है ना मेरे भाई, आंशिक रूप से, इस आंशिक रूप में एक बात आपको और याद रखनी है। वो बात आपकी क्या है पता है? वो बात है 15 प्लस में 1 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 प्लस 1। खूब सारे इसमें अनुच्छेद लागू नहीं किए गए थे, 16 अनुच्छेद टोटल है। एक लागू करने वाला है और एक बाकी के बचे हुए लागू कर रहा है, वो 15 को लागू कर रहा है, एक खुद है। 16 अनुच्छेद लागू हुए 15 प्लस 1 करके, संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। ये बात हम 26 नवंबर की कर रहे हैं, और 26 नवंबर तक ये संविधान बना है। दिन कितने लगे वो भी लिखना जरूरी है। तो इसमें 2 साल 2 ईयर, 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन भाई मेरे, देख रहा है ना कैसे चल रही है बातें, 18 दिन लगे। ठीक, ये भी पेपर ने पूछा हुआ है। पेपर मतलब बढ़िया बढ़िया सवाल आजकल पूछने लगा है। मुझे लगता है तबीयत आपकी खुश होने वाली है पेपर के सवाल देख करके। 2, 11 और 18 ये भी याद रखना है मेरे दोस्त, सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। सत्र कितने हुए, कैसे हुए, वो भी बात करेंगे हम। चलो, तो यहां से यहां तक 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये याद रखना है आप लोगों को। हाँ, 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक क्या रहा, कैसे रहा, उस बात को मैं लिखता हूं। देखो मेरे भाई, देखो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, कितने सत्र हुए वो समझो जरा। 11 सत्र। और 11 सत्रों में संविधान पूर्ण रूप से क्या बन गया है, लागू नहीं हुआ पूर्ण रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से बन गया है। वो बात ऊपर जान चुके हैं आप। अगला सवाल देखो, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950,
ये क्या कह रहा है उसको समझो। इसमें दो बड़ी डेवलपमेंट होती हैं, वो समझनी होंगी आप लोगों को। इसमें दो बड़ी डेवलपमेंट होती हैं इस 24 जनवरी वाले दिन मेरे भाई, इसमें दो बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं। देखो, चौबीस जनवरी 1950। चलो, दो बड़ी डेवलपमेंट इसमें हो रही हैं। अंतिम सत्र, अंतिम सत्र, अंतिम सत्र का मतलब 12वां, यानी टोटल कितने सत्र हुए संविधान सभा के, तो 12 ये पूछेगा आपसे। ठीक, अंतिम सत्र 24 जनवरी को ये हुआ इस दिन इसमें। ठीक, और ये अंतिम बैठक भी है, क्योंकि एक ही दिन सत्र या बैठक दोनों ही कहेंगे, तो अंतिम बैठक भी पूछता है। अंतिम बैठक, अंतिम बैठक। अब 24 जनवरी को हुआ क्या क्या है वो बातें आपको लिखनी होंगी, वो बातें आपको लिखनी होंगी। आओ जरा, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ वो समझते हैं। 24 जनवरी 1950। ठीक मेरे भाई, आओ जरा, इस दिन, इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर, इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए। ठीक, हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे, तो वो थे मेरे दोस्त 284 सदस्य, 284 सदस्य। अब इसमें भी एक सवाल है, पहला किसने किया, पहला, पहला हस्ताक्षर किसने किया मेरे दोस्त, पहला किया नेहरू जी। ये जवाहरलाल नेहरू में मोतीलाल नेहरू का दौर जा चुका है, याद रखेंगे। अंतिम किसने किया, आप जानते हैं राष्ट्रपति जी। पहला करना चाहिए था लेकिन अंतिम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम से उनको बाहर जाना था नेहरू जी को विदेश, इसलिए पहला उन्होंने कर दिया। अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात मेरी यहां तक की समझ में आती है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये हुआ मेरा भाई हस्ताक्षर हुए। और क्या हुआ था इस दिन, दो नए सदस्य बने, दो नए सदस्य बने संविधान सभा के, दो नए सदस्य बने। दो नए सदस्य कौन से हैं वो मुझे लगता है रेलवे पूछ सकता है। भरप्पा कुमार, भरप्पा कुम्हार और बीएस परमार, बीएस परमार। बात मेरी यहां तक की समझ में आती है दोस्तों। इस दिन ये हुए, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ये सारे सवाल पूछे हुए मेरे भाई, चुनाव हुआ। ठीक, चलो जी, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अब थोड़ा और आगे चलेंगे। देखो, हाँ, अब कुछ अलग बातें हैं जो पढ़नी रहेंगी हम लोगों को, ये बातें यहां पर हो गई हैं। हाँ, संविधान पर, संविधान का डिजाइन किसने तैयार किया था, यह सवाल पूछता है पेपर। संविधान का डिजाइन, संविधान का डिजाइन, ठीक, किसने किया था, नंदलाल बोस। मेरो तो नंदलाल गोपाल हरि कृष्ण मुरारी, तो नंदलाल बोस इनका नाम है मेरे भाई, नंदलाल बोस। ठीक है दोस्त, कोई तकलीफ तो नहीं मेरे भाई, नंदलाल बोस। दूसरा, संविधान का लेखन कार्य, संविधान का लेखन कार्य किसने किया दोस्त, तो वो भी समझो जरा एक बार, ये कौन है। दोनों सवाल पेपर ने पूछे हुए हैं, घबराना मत बिल्कुल भी। प्रेम बिहारी, रेलवे ने ही, प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान का लेखन कार्य किया, मतलब एक टाइपिस्ट जैसे होता उस तरीके से इन्होंने काम किया है।
तो संविधान में खूब सारे प्रावधान आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, खूब सारी बातें मैं आपको बता करके चल रहा हूं दोस्त। और ये लेखन कार्य उन्होंने पूरा किया है और यहाँ पर ये बातें भी हुई हैं। अंबेडकर के बारे में खूब सारी बातें और भी हैं, लेकिन उनको सेपरेट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि वो कलम का योद्धा है, कलम की क्रांति से वो सड़क से संसद तक का सफर तय किया है। उस व्यक्ति को कुछ शब्दों में कवर करना, एक लेक्चर में कवर करना अपने आप में इम्पॉसिबल काम है। फिलहाल जितनी कोशिश हो सकी है मेरे से, मैं उन्होंने बना की कोशिश कर रहा हूँ, उनको बताने का कोशिश की हुई है। अंबेडकर साहब को एक लेक्चर में कवर करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से हमने देखा है, इसमें मैं ये भी देख लेता हूं और हमारे लिए क्या बचा हुआ है। क्लासेस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि बेहतर है क्लासें, तो एक बार क्या करेंगे, यार दोस्तों के बीच में बताएंगे कि क्लासें बेहतर और रेलवे ओरिएंटेड कंटेंट बिना बकवास किए हुए यहां पढ़ाया जा रहा है। और सवाल भी फंसेगा, अगली क्लास में जब लाऊंगा तो उसमें एमसीक्यू लेकर आऊंगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्त, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो क्लास है हमारी, वो क्लास कैसी है दोस्त, ये क्लास हमारी एक पूरी कॉन्सेप्ट और डेडिकेटेड क्लास है, आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपने मिलकर के बातें करी हैं, संविधान सभा के लगभग लगभग पहलुओं को टच किया हुआ है, और इसमें कुछ बातें अभी भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा में और भी बहुत सारी बातें, रेलवे के अधिकतर नहीं, मैं कहूंगा 99.99% सवालों को संविधान सभा अगर आई ऐसी तो मैं जरूर फंसा दूंगा उसमें। आपसे गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी सी है, क्लास को देखें तो शिद्दत से पूरा देखें, और उसके बाद यार दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें उसको। ठीक है मेरे भाई, आज के इस एपिसोड में इतना ही करेंगे, मुलाकात एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ पुनः होगी आपसे, तब तक के लिए मेरी तरफ से खूब सारा प्यार और नमस्कार।